नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। नए वीडियो, नई बात। तो आप सबका हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। और आज हम बात करेंगे दोस्तों, आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी को हमारे देश के बहुत बड़े नेता, एक बहुत ही बड़े बड़े व्यक्तित्व कहना चाहिए कि उनका जन्मदिन है। आज सुभाष चंद्र बोस, जो स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य आधार स्तंभ थे एक तरह से, उनका जन्मदिन है। तो आज हम उनके जन्मदिन के ऊपर, उन्हीं के जीवनी पर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, उनकी बातचीत शुरू की जाए उसके पहले मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस YouTube महावीर समता संदेश YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को और सोशल मीडिया पे आपके भेजें, फॉरवर्ड करें और उनसे निवेदन करें कि वो भी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि जब भी हम नया वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। तो अब मैं आपसे बात करूंगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस जो है हिंदुस्तान की एक बहुत ही बड़ी शख्सियत थी। उड़ीसा में जन्मे 1897 में और 23 जनवरी को। और उनकी माता का नाम प्रभावती बोस था और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। तो उन्होंने विद्यालय की परीक्षाएं वहीं की, फिर कैम्ब्रिज से उन्होंने पढ़ाई की और ICS जो इंडियन सिविल सर्विस थी उस समय अंग्रेजों की थी, उसमें उनका चयन हो गया। लेकिन उन्होंने उस नौकरी को ठोकर मार दी। क्यों ठोकर मार दी? कि उनको स्वतंत्रता आंदोलन में और देश को स्वतंत्र कराने की ज़्यादा चिंता थी। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं गुलामी के गुलाम देश में नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। और वो विवेकानंद जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने 1921 में चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और स्वराज पार्टी वो चलाते थे उस समय चित्तरंजन दास। तो उस पार्टी में के साथ उन्होंने अपना काम शुरू किया और वो एक अखबार भी निकालते थे, स्वराज पार्टी का ही अखबार था, फॉरवर्ड के नाम से समाचार पत्र। उसके वो सुभाष बोस जो है उसके संपादक बन गए और 1925 में उनको जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद 1930 में 30 के दशक के मध्य में वो यूरोप गए और यूरोप की यात्रा से आने के बाद, मतलब उन्होंने एक शोध पत्र लिखा। शोध के आधार पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी उन्होंने। और उसमें 1920 से लगा करके 1934 तक के जितने भी संघर्ष हुए हिंदुस्तान में, भारत में, चोरा चोरी आंदोलन और ये दांडी नमक आंदोलन और इस तरह के जितने भी आंदोलन थे, वो सब उसमें
उन्होंने लिखे। 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और 1939 में फिर से वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, चुने गए, लेकिन महात्मा गांधी के से उनके विचारों का में थोड़ा गतिरोध पैदा हुआ, उनके विचारों से उनका मेल नहीं खाया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और दोनों फॉरवर्ड ब्लॉक से वो कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक बना करके स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे। सुभाष चंद्र बोस मजदूर आंदोलन से भी जुड़े, ट्रेड यूनियन मूवमेंट में भाग लिया उन्होंने और 1930 में वो कलकत्ता के मेयर भी बन गए और इसी वर्ष उनको अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया। उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया, अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया। 1930 में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू 1930 के इस दशक में जवाहरलाल नेहरू एम.एन. रॉय के साथ राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न रहे। इसी समूह के चलते कांग्रेस को 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन में वामपंथी मौलिक अधिकारों की गारंटी देने व उत्पादन के साधनों को के सामाजिकरण करने के रूप में विकसित किया, घोषित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें बंगाल में कैद किया गया, कलकत्ता में नजरबंद किया गया और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का भी गठन किया। वो छुपते छुपते मतलब वो नज़रबंद किए थे, उस नज़रबंदी से ही भाग करके निकल करके चुपचाप छुपते छुपते पहले वो पेशावर गए और पेशावर से फिर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से वो रूस होते हुए इटली और बर्लिन पहुंचे। अब बर्लिन में वो हिटलर से मिले और इटली में मुसोलिनी से भी मिले। उसके बाद वो वहाँ से फिर वहाँ पर उनके कुछ टकरार हुई शायद, तो वो छुप करके एक पनडुब्बी के सहारे जापान गए। पनडुब्बी में बैठ करके 15 दिन की यात्रा की उन्होंने उसमें और वो जापान पहुंचे। जापान के नेताओं से मिले हो और वहाँ रास बिहारी बोस पहले से ही हमारे भारत के थे, वो वहाँ पे काम कर ही रहे थे, तो उनसे भी मिले और वहाँ से उन्होंने बर्लिन में ही उन्होंने एक सेना का गठन किया था, भारतीय सेना, और उसमें जो है उन्होंने जो जितने भी युद्धबंदी थे अपने सेना के, जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, तो और वो वहाँ पर जर्मनी वालों ने या इटली वालों ने या जापान वालों ने उनको बंदी बना लिया था, तो उन बंदियों को छुड़ा करके उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज बनाई जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। और वो आज़ाद हिंद फौज जो है, और वहीं पे 1944 में बर्लिन में ही एक जो 1942 में ये अपने यहाँ भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, तो 1942 के अंदर ही उन्होंने एक रेडियो स्टार्ट किया बर्लिन के अंदर ही। और बर्लिन के अंदर रेडियो स्टार्ट करके उसका उद्देश्य ये था कि 1942 का जो आंदोलन था उसके उनके समाचारों को प्रेषित करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, इस तरह का एक उन्होंने वो चलाया। तो
फिर वो पनडुब्बी के सहारे जापान चले गए और जापान में भी वो रास बिहारी बोस और वहाँ जापान के नेताओं से मिले और वहाँ से भी उन्होंने जो युद्धबंदी थे उनको छुड़ा करके अपनी सेना में शामिल किया। इस तरह से उन्होंने करीब लगभग 50,000 की फौज इकट्ठी मतलब फौजियों की जो है सेना बना ली और उसमें ये शाहनवाज हुसैन और ये मैडम सहगल, ये सारे उस मैडम सहगल तो महिला विंग की पहली कैप्टन थी। तो इन लोगों ने वहाँ पर फिर सिंगापुर में ये जो जापान के नियंत्रण में था वहाँ पर इस सेना का गठन किया और दो नारे भी दिए उन्होंने। एक तो था जय हिंद। जय हिंद जो है आज तक वो नारा चल रहा है, वो सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ है, जय हिंद। और दूसरा ये प्रसिद्ध नारा था दिल्ली चलो। तो दिल्ली कूच के लिए दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसी रेडियो को फिर इन्होंने सिंगापुर और इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ से शुरू कर दिया था इन्होंने, जर्मनी से शिफ्ट करके और रंगून से शायद या बर्मा में उन्होंने 1944 में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता घोषित की उपाधि से नवाजा था। सबसे पहले मतलब सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तो इससे एक तो ये बात साफ हो जाती है कि जो ये लोग प्रचार करते हैं कि महात्मा गांधी के और सुभाष चंद्र बोस के बहुत खटपट थी और सुभाष चंद्र बोस को बिल्कुल नहीं चाहते थे और ये वो जो भी था वो सब झूठा था और सुभाष बोस जो है महात्मा गांधी के नाम से महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। अच्छा, उन्होंने ठीक है उनके विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं था और उन्होंने अपनी सेना जो जो बटालियंस बनाई उसका भी नाम महात्मा गांधी के नाम से और नेहरू के नाम से और ऐसे ही रखे। उसके बाद 1943 में ही राष्ट्रीय हिंद सरकार 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार बना ली और राष्ट्रीय सेना का गठन किया और इस सरकार को मतलब उस समय भी 11 देशों ने मान्यता दे दी थी, जिसमें ये इंडोनेशिया वगैरह ये सारे जो देश थे, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश थे, उन्होंने 11 देशों ने मान्यता दी थी। और इम्फाल में इम्फाल में बर्मा की सेनाओं और भारत की सेनाओं का मुकाबला हुआ और रंगून पतन के बाद आज़ाद हिंद सरकार एक प्रभावी राजनीतिक इकाई बन गई। सुभाष चंद्र बोस महान विचारक, वीर योद्धा और सच्चे राष्ट्रभक्त थे। 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से टोक्यो जा रहे थे और विमान दुर्घटना हो गई, उसमें उनका निधन हो गया। उन्होंने ऑस्ट्रिया में शादी की थी और एक बच्ची भी उनकी थी। और अच्छा, ये तो उनकी हिस्ट्री थी पूरी, लेकिन उनके और जवाहरलाल नेहरू के बहुत ही पुराने और मधुर संबंध थे और उनके निधन के बाद भी जवाहरलाल नेहरू जी ने मतलब उनकी पत्नी और बेटी के से बहुत अच्छे रिश्ते निभाए और रिश्ते थे। लेकिन
ये बात अधिकतर लोगों को मालूम नहीं है कि जवाहरलाल जी उनके परिवार की सहायता के लिए हर महीने एक फिक्स अमाउंट जो है 1 रुपया वहाँ भेजते थे, और उसका उन्होंने यहाँ ट्रस्ट बना रखा था। उसके माध्यम से वो उस रुपये को वहाँ उनके परिवार के खर्च के लिए और बच्ची की पढ़ाई के लिए यहाँ से भेजते थे। और हमारे ये जो आरएसएस के लोग हैं, और ये दूसरे लोग भी बहुत सारे लोग हैं जो ये आपस में लड़ाई झगड़े करवाने का जो काम करते हैं कि इनके संबंध अच्छे नहीं थे, और नेहरू जी तो 20 साल तक उनकी फैमिली की जासूसी करवाते रहे, और ये भी कि सुभाष बोस को जो है इन्होंने ही मरवाया। कोई कहता है सुभाष बोस जो है साइबेरिया की जेल में रूस में बंद थे और वहीं पे उनको मरवा दिया। मतलब इस तरह की तमाम बेवकूफ़ियों की बातों का अंत भी हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक वो बातें सोशल मीडिया पर चल ही रही हैं। महात्मा गांधी और सुभाष बोस के बीच में बहुत विचारों की वो थे, मतलब दोनों बहुत कट्टर एक दूसरे के विरोधी थे, और मतलब नाना प्रकार की बकवास बातें, अनर्गल प्रचार जो है आरएसएस और मुख्य मुख्य ध्येय बन गया था, मतलब इनका कि नेहरू नेहरू और पटेल के बीच में बकवास फैलाओ, सुभाष बोस और ये गांधी जी के बीच में बकवास फैलाओ, अम्बेडकर के और नेहरू जी के बीच में बकवास कराओ कि उनका तो ये तो इनके विरोधी थे और इन्होंने इसको हरवा दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। मतलब जो कुछ नहीं था, मतलब जिसका कोई आधार ही नहीं है, वो सब बात काल्पनिक बातें इन्होंने इस दौरान जो है करना शुरू की थी। तो अब ये क्या हुआ कि बात ये थी कि भाई ये जो आरएसएस के लोग हैं, इन्होंने कभी स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया नहीं, तो अब ये अपनी झेप मिटाने के लिए इनमें आपस में इन लोगों के बीच में ये काल्पनिक कहानी, लेकिन ये इतने बड़े स्ट्रेचर के लोग थे कि इन कहानियों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और फिर इसका जो पटाक्षेप कैसे हुआ, हद तो ये हो गई कि मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो इन्होंने लाल किले से या स्वतंत्रता दिवस के रोज या ये कहा कि मैं जो है सुभाष चंद्र बोस की जो गुप्त फाइलें हैं गुप्तचर विभाग में हमारे मतलब केंद्र के सरकार के पास, उनको मैं सार्वजनिक करूंगा। थोड़ी थोड़ी फाइलें हर हर महीने या हर थोड़े दिनों में मैं सार्वजनिक करूंगा। और फिर ठीक है भाई, आप प्रधानमंत्री है तो कर ही सकते हैं। इनको लगा कि यार उस फाइलें जो उजागर होगी तो उसमें से निकलेगा कि देखो ये ऐसे ऐसे जासूसी करवाते थे, या ऐसे ऐसे उनको मरवाने का काम किया, या ऐसे उन्होंने उनको पकड़ाने की कोशिश में थे। मतलब नाना प्रकार की बातें ये सोचते थे। वो सोच रहे थे कि ये फाइल, जब वो फाइलें खुली तो इनकी सारी काल्पनिक कथाओं पर पानी फिर गया और बर्फ गिर गई हो जैसे, बिल्कुल। क्योंकि उनमें वो कुछ था ही नहीं। उसमें ये था कि कैसे पंडित जी ने आज़ादी मिलने के बाद सुभाष चंद्र बोस की फैमिली के को सहयोग किया, कैसे उनके को यहाँ से मतलब एक फिक्स अमाउंट हर महीने उनके खर्च के लिए भेजते थे। ये सारी बातें मतलब बजट में नहीं थी वो बात किसी को सार्वजनिक भी नहीं थी, लेकिन वो उन फाइलों में बंद थी। जब फाइलें खुली तो पंडित जी का तो और नाम वाई वाई हो गई और इनकी आशाओं पर पानी फिर गया। तो ये, और फिर थोड़े दिनों बाद वो फाइलें खुलना बंद हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस हद तक की गप लगा सकते हैं, मतलब। तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने मतलब 1942 में
जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चला, तो ये थे तो यहाँ नहीं, अमेरिका वहाँ बर्लिन में या उधर मुसोलिनी में या कहीं था, लेकिन वहाँ से भी रेडियो पर ये बात करते थे कि भाई इस आंदोलन में शरीक हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लो। तो ये सब बातें हैं, इसलिए हमारा ये कहना है कि सुभाष चंद्र बोस को पढ़ते समय या उनकी गप्पे सुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये बात कौन कह रहा है और क्या उद्देश्य है उनका। सुभाष चंद्र बोस ने कि वो राष्ट्रवादी नेता थे और उन्होंने मतलब महात्मा गांधी से अगर उनके कोई मतभेद होते तो वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कैसे कहते हैं? उन्होंने राष्ट्रपिता की जो है उन्होंने उसको राष्ट्रपिता कहा। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने दूसरे सोशल ग्रुप्स में भेजें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और विषय को लेकर नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।